ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता, इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र तनेजा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि जो भारत ने G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जो भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की जो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना उसमें समय लगने वाला है? देखिए, भारत ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और स्वयं भारत की जो जनता है उससे सरकार ने जो एक तरह का वचन दिया है और वादा किया है, वो ये है कि 2070 तक हम जो है देश के अंदर जितने भी एमिशंस हैं उनको जीरो पे ले आएंगे, जिसको कहा जाता है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। आमतौर से मीडिया के अंदर और या एनवायरमेंट सर्कल्स में या ऊर्जा के सर्कल्स में इसको इस तरीके से जाना जाता है। ये भारत ने जो है एक पूरे विश्व के सामने अपना कमिटमेंट किया है और ये पेरिस के बाद ये इसका कमिटमेंट को दोबारा जो है और मजबूत करा गया है। और ग्लासगो समिट हुआ, उसके बाद शर्म एल शेख में जो क्लाइमेट समिट हुआ, वहां भारत ने इसी जो प्रतिबद्धता है इसको दोहराया है वहां पे। और साथ साथ अगर देखते हैं तो इस दिशा में बढ़ने के लिए जितने कदम उठाने चाहिए या जो जो भारत ने माइलस्टोन जो है दुनिया के सामने शेयर करे, उन माइलस्टोन्स को अगर आप देखते हैं तो जो हमने वादा किया उससे हम कहीं ज्यादा जो है ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। हमने जो 2023 तक का जो कमिटमेंट किया था माइलस्टोन के टर्म्स में, सब में भारत ने जो कमिट किया था उससे ज्यादा डिलीवर करके दिखाया। दरअसल दुनिया के जो विकसित देशों से उनसे कहीं ज्यादा जो है वो भारत की परफॉर्मेंस वहां पर रही है। और दुनिया में जो प्रदूषण है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी या भूमिका आप बोले बहुत कम है। हम उसके लिए ज्यादा दोषी नहीं है, ज्यादा दोषी उसके लिए विश्व के विकसित देश है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारा एक घनी आबादी वाला देश है और पर्यावरण को लेकर के और पहाड़ों को लेकर, नदियों को लेकर के, जमीन को लेकर के और समंदर को लेकर के भारत की सोच और सभ्यता के अंदर रहा है कि इन सब की हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं, परवाह करते हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत के कमिटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि पर कैपिटा एमिशंस इंडिया के लोवेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट हमारे जो है वो दुनिया के तमाम देशों से आगे बढ़ करके हैं। और अगर आप इसको देखते हैं कि ओवरऑल जो कार्बन फुटप्रिंट है भारत का, अमेरिका के मुकाबले देखिए, चाइना के मुकाबले देखिए, जापान के मुकाबले या यूरोप के मुकाबले काफी कम है। लेकिन उसके बाद जो हमारी प्रतिबद्धता है जिसको SDGs कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पेरिस में क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें तमाम देशों ने अपने अपने कमिटमेंट किए थे, भारत ने भी किया था और उसके तहत ही तमाम काम करे जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं उसके अंदर जो बहुत बड़ा कहा जाता है कि जो CO2 एमिशंस है या प्रदूषण आम भाषा में जिसको कहा जाता है, उसमें काफी बड़ी भूमिका जो है वो कुल मिलाकर के परिवहन की रहती है। अर्थात डीजल है, पेट्रोल है, LPG है, तमाम इस तरह की जो चीजें हैं इनका रहता है, या कोयला जिससे हम बिजली का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर भारत का अगर आप देखते हैं तो जो हमारा एम्बिशन टारगेट है हमारा ये है कि हम 500 गीगावाट हमने उसमें एक तरह का कमिटमेंट किया है या वादा किया है 2030 तक कि हमारी जितनी है ऊर्जा का हम देश के अंदर निर्माण करते हैं उसमें 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। मतलब ऐसा जिसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। और उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो 280 गीगावाट जो है वो हम सौर ऊर्जा से और 140 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा से, इसका हम लोगों ने वादा किया है। और अगर आप इसका ये देखते हैं कि 2030 तक हमने करने का वादा किया, लेकिन जो ऑलरेडी हमने हासिल कर लिया है उससे ऐसा लगता है कि शायद 2030 से पहले ही हम इस टारगेट को हासिल कर पाएंगे। जी, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के अंतर्गत ऊर्जा रूपांतरण के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की है। और अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो इसमें पहला नंबर जो आता है वो प्रौद्योगिकी का जो एक टेक्नोलॉजिकल जो गैप है, डिफरेंस है, उसको दूर करते हुए एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा परिवर्तन करना। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल जो डिफरेंस है, जो प्रौद्योगिकी में जो अंतराल है, इसको कैसे पाटा जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है वो दो चीजों की आती है। अभी तक जो भारत की अर्थव्यवस्था, क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, उसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। तो मतलब ये है कि अभी तक उसमें जो है कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है,
प्राकृतिक गैस है, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी पूरे विश्व का यही है। और उसको धीरे धीरे जो है कम करके और उसको जो एक ऐसी जगह लेके आना चाहते हैं जहां कुल मिलाकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पे ही अर्थव्यवस्था चले, और भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब उसमें दो सबसे बड़ी चुनौती आती है। एक टेक्नोलॉजी है, तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें जब आप ये ट्रांजिशन करना चाहते हैं जिनको पेटेंटेड है या वो पश्चिम के देशों के पास है, और भारत ने G20 के तहत और G20 के अलावा जो और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भारत ने इस बात को कहा है कि जो विकासशील देश है जिनकी जो काफी हद तक भारत एक आवाज बन के आज उठा है। अगर आप पूरे विकासशील दुनिया को देखते हैं, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, तो आज भारत के ऊपर देखती है और भारत उनका काफी हद तक नेतृत्व कर रहा है, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आज भारत उसको लीड कर रहा है और उसके अंदर जो तमाम देश हैं जो ग्लोबल साउथ के मतलब विकासशील देश, ये चाहते हैं कि भारत भी इस बात को पेश करे, जो विकसित देश है, जो ग्लोबल साउथ नॉर्थ जिसको कहा जाता है, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो विकासशील देशों को मुहैया कराए, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी ऐसी है जो महंगी है। साथ साथ इन देशों के अंदर, भारत जैसे देशों के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी और साथ में पूंजी वो मुहैया कराए। उनको याद भी दिलाया जाता है कि जो ज्यादातर जो प्रदूषण आसमान में दिखता है आपको, वो विकसित देशों ने किया, हालांकि उसका भुगतान हमको भी भुगतना पड़ रहा है और उसकी सजा हमको भी मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से तो सभी अफेक्टेड है। इसलिए टेक्नोलॉजी इसको लेकर के बहुत है, भारत इसको काफी आगे बढ़ के बोल रहा है। और भारत की जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो भारत तमाम जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से जो और विकासशील देश है उनको प्रदान कर रहा है, और ऐसे प्रदान कर रहा है जिससे उनकी जो कम से कम कॉस्ट है वो मिले। दूसरी तरफ पूंजी, आपको याद होगा जो कॉप समिट हुआ था, विकसित देशों ने वादा किया था कि वो $100 बिलियन जो है वो विकासशील देशों को देंगे, और इसी के तहत जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी, पूंजी प्रदान कराई जाएगी। लेकिन विकसित देशों ने वो दादू किया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं किया। तो भारत विकासशील देशों की आवाज बन के इस मुद्दे को भी मेज पर रख रहा है, उठा रहा है। आपने पूंजी की बात की, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है कि हम कैसे लो कॉस्ट फाइनेंस, कम लागत पे अगर हम ऊर्जा रूपांतरण के लिए कैसे वित्त की व्यवस्था हम कैसे करें। इस दिशा में आपको क्या लगता है कि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में कुछ सहमति बन सकती है आगे चल के? भारत ने इस बात को बार बार जो है उठाया है, और अगर आप ये देखें कि प्रधानमंत्री ने हमारे खास तौर से जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं, जैसे अभी फ्रांस गए थे इस बात को उन्होंने उठाया, इससे पहले अमेरिका में गए थे, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया पूरे विकासशील दुनिया की तरफ से, खाली भारत की तरफ से नहीं। ये एक ऐसी चुनौती है, इसको हमको देखना पड़ेगा। आज विकसित देशों को, विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन देना है, जो ड्यू है, जो उन्होंने वादा किया था वो उनको देना है। तो भारत इस बात की भी याद दिला रहा है और इस बात को भारत आगे रख रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आवाज है आज की तारीख में, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर आप नॉमिनल बेसिस पे जाते हैं, और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाते हैं, हम ऑलरेडी दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। इसलिए जो विकासशील देश है उनको लगता है कि अगर भारत हमारी आवाज उठाएगा तो विकसित देशों को सुनना पड़ेगा, और ये काम लगातार भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। जो भी मंच होता है, खासतौर से G20 जो दुनिया की 80% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, प्रधानमंत्री भी और हमारे तमाम और मंत्री जो है बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि क्यों आवश्यक है। अगर जो ग्लोबल एजेंडा है G20 का है या कॉप समिट का होता है कि हमने कार्बन एमिशंस कम करने हैं, CO2 कम करना है, उसके लिए आवश्यक है कि ये वित्तीय जो सहायता है ये प्रदान करी जाए। तो तमाम तरीके से भारत इस मुद्दे को G20 के अंतर्गत और G20 के बाहर भी लगातार उठा रहा है, और जो सम्मेलन कल से जो हो रहा है और उसके साथ में सितंबर में समिट होगा, आप देखेंगे लगातार भारत जो है ग्लोबल साउथ विकासशील देश की जो एक आवाज बन करके इस मुद्दे पे खासतौर से प्रखर रूप से आपको दिखेगा। जी, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें हम, तो भारत की अपनी क्या चुनौतियां आप देखते हैं कि भारत को किन चुनौतियों से अभी एड्रेस करना है, बहुत जरूरी है? देखिए, 4 बड़ी बड़ी चुनौतियां, अच्छा आपने प्रश्न किया। एक तो ये है कि हमारे देश में हम कोयले का जितना उत्पादन करते हैं और साथ में उसकी खपत करते हैं, उसको उपभोग करते हैं, इसी हिसाब से तेल है, उसी हिसाब से प्राकृतिक गैस है। हमारे सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से, और सरकार उस पर जो है काफी तेजी से काम कर रही है, किस तरीके से हम कोयले का खनन करें या कोयले का हम प्रयोग करें, लेकिन इस तरीके से करें कि उससे प्रदूषण या CO2 कम से कम। यही बात जो है तेल मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तमाम तेल की कंपनियों को, प्राकृतिक गैस की कंपनियों को कहा है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के आइए, जिससे एमिशन जो है उसको लगातार जो है उसको कम से कम किया जाए, और जो CO2 एमिशन है उसको बिल्कुल इस लेवल पे लाया जाए जिससे ये एक चुनौती जो प्रदूषण की है वो कम से कम की जाए। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो तेल है पेट्रोल में खासतौर से, उसके अंदर इथेनॉल जो बायोफ्यूल
फ्यूल है उसका ब्लेंडिंग हमने जो है 10% हम कर चुके हैं और सरकार ने टारगेट 20% ब्लेंडिंग करा है। तो इस तरीके से हम उसको लेके आ रहे हैं। तीसरा, जिसमें सरकार ने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेके आई है, वो यह है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, कि तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर सरकार का टारगेट है कि आने वाले 7 साल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इनके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा ईवीज नजर आए, अर्थात बिजली से चलने वाली गाड़ी नजर आए। और अगर आज आप नजर उठा करके दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में देखते हैं, जो सरकार की ये नीति सफल हो रही है। आपको आज की तारीख में खासतौर से आप दिल्ली में देखिए, आप देखते हैं हर कुछ कारों के बाद आपको बिजली की कार दिखती है, तमाम उसके बाद आपको बिजली का स्कूटर दिखता है। तो उस दिशा में तेजी से काम, और फाइनली जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। इसको लेकर के सरकार ने बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नीति लेके आई है, जिसके तहत जो हाइड्रोजन है, जो उसका ग्रीन हाइड्रोजन, उसका ज्यादा निर्माण हो सके, चाहे वो परिवहन के लिए हो, चाहे वो उद्योगों के लिए हो, चाहे इसके अलावा अन्य जगह जिससे उसका प्रयोग करे, जिसमें आपको जैसे जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो एमिशंस हैं वो लोवेस्ट होते हैं, और साथ में हमारी जो निर्भरता आयात पे है वो लगभग 0 हो जाएगी। और इस समय वो आ सकता है कि हमारी जो निर्भरता आयात है तेल, गैस वगैरह पे लगभग 0 हो जाए और भारत को जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्रता मिले। तो ये बड़े 4 माइलस्टोन्स हैं जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खासतौर से इलेक्ट्रिक, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो कोयले के अंदर या पेट्रोल या डीजल के अंदर एमिशंस कम करने की बात हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सब में लगातार आप ऑलरेडी उसके रिजल्ट देख सकते हैं। आप नजर उठा करके अगर सड़क पे देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप इलेक्ट्रिक कारें भी दिख रही हैं, टेस्ट पायलट ही चाहिए लेकिन हाइड्रोजन की बसेस भी दिखने लगी हैं। और इस दिशा में हम सार्वजनिक परिवहन की अगर बात करें तो इसको नए सिरे से परिभाषित करने और इसको एक नया रूप एक देने की भी आपको लगता है आवश्यकता, जब हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो? अभी जो सरकार की जो सोच है, जो भारत की सोच है, वो ये है कि हम एक बिजली के युग में जा रहे हैं। बिजली का युग ये हुआ है एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए हम बिजली का प्रयोग करें, और बिजली निर्माण के लिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग करें, हम कोयले का प्रयोग करें, आणविक ऊर्जा का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, इसके अलावा ऑफशोर विंड एनर्जी का हम प्रयोग करें, और जो उससे बिजली सामने निर्माण हो उससे ज्यादा, चाहे वो घर पे आपको खाना बनाना हो, चाहे आपको अपना स्कूटर चलाना हो, चाहे आपको कार चलानी हो, चाहे आपको अपने उद्योग धंधे चलाने हो, चाहे घर के अंदर जो है गर्म सर्दी करना हो, कुछ भी करना हो, इस सब के लिए बिजली का प्रयोग कर सके। सरकार की नीति है कि एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम तेजी से जाएं, और उसकी शुरुआत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत उस युग में आएगा जब घर के अंदर खाना बनाने से लेकर के और परिवहन से लेकर के आपको ज्यादातर बिजली ही नजर आएगी। अब चुनौती है, ठीक है, बिजली निर्माण के लिए आपको अभी बहुत सारे फ्यूल्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है, लेकिन जो तेजी से काम हम जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और साथ में जो है वो हाइड्रोजन पे कर रहे हैं, मुझे लगता है हम उस युग में भी आ जाएंगे जब हम बिजली का निर्माण और कुल मिलाकर के इस तरीके से कर पाएंगे कि उससे जो CO2 एमिशंस है या कार्बन की जो समस्या है वो लगभग 0 हो जाएगी। जब हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन की बात करते हैं, रूपांतरण की बात करते हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़ते समय जो नवाचार की जब बात आती है और स्टार्टअप्स की बात आती है, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में नवाचार करके और स्टार्टअप्स को आगे लाया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? अगर आप पूरी दुनिया में उठा करके देखिए, खासतौर से यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, जितनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी को लेकर के जो रिवोल्यूशन हुए हैं, जो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने आकर के एकदम तहलका मचा दिया, क्रांति कर दी, वो ज्यादातर स्टार्टअप में हुई। वो छोटी कंपनियां होती है जहां बड़ी जो है रिसर्च होती है। और भारत के अंदर अगर आप स्टार्टअप को देखते हैं, खासतौर से एनर्जी को लेकर के और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, आज भारत में दर्जनों ऐसे स्टार्टअप हैं जो इतने बड़े एम्बिशन को लेकर के चल रहे हैं। अगर उनमें से वो 10% भी कामयाब हो जाते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि भारत के लिए वो कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी खबर होगी। तो मुझे लगता है जो स्टार्टअप की भूमिका है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी में, खासतौर से आप देखिए इसमें तो सोलर के अंदर लेकर के, इसके अंदर आप विंड एनर्जी के अंदर लेकर के आइए, इसके अलावा साथ में आप हाइड्रोजन में देख लीजिए, आणविक ऊर्जा में फ्यूजन को लेकर के उसको आप देखिए। तो तमाम क्षेत्रों में स्टार्टअप हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर देखेंगे जिस तरीके की तमाम चीजें अमेरिका में होती हैं, वो भारत के अंदर, चाहे वो गुड़गांव है, पूना है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है, यहाँ पे तमाम स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और दर्जनों ऐसे स्टार्टअप है जो काफी एडवांस स्टेज पे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उनके नतीजे भी आपको नजर आएंगे, और ये भी देखेंगे कि स्टार्टअप जो है वो स्टार्टअप ही नहीं रहेंगे, वो बहुत बड़े बड़े कंपनियां बन के उभरेंगी। नरेंद्र तनेजा जी, आपने हमसे बात की और इतना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।